वेलकम टाइको प्लस एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 का जो सेट्स है, आज हम लोग प्रैक्टिस डे 4 ऐसे हम लोग का रहेगा। पहले मैंने इससे पहले जो बीपीएससी का जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसका, और साथ ही साथ जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेट 1 को देखा था, और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, ये हमारा क्विक रिविज़न होगा। आप यहाँ देख सकते हो क्विक रिवीजन क्लास है ये एक्चुअली में, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो आज का अपना प्रैक्टिस सेट 2 से। जो कि पहला क्वेश्चन बनेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों वो है टी राजा कुमार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट क्या है दोस्तों? तो हर्मिट एक्चुअली में एक स्पाईवेयर है, और ये एक्चुअली में आपका टारगेट करके इटली और कजाकिस्तान में जो आईफोन और वहाँ के जो एंड्रॉयड सेट थे, डिवाइस थे, उनको टारगेट किया था एक्चुअली में, है ना। चलिए नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डाक रिजर्व स्काई रिजर्व का स्थान होगा? सॉरी, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि लद्दाख में स्थित है दोस्तों। चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य यही होगा दोस्तों। और यहाँ पे मतलब स्पेशल रूप से जो लाइट पॉल्यूशन होता है उसको भी मतलब देखा जा रहा है कि उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना होए, और यहाँ पे जो भी आपके खगोल विज्ञान और पर्यटन जो है उसको भी बढ़ावा देने के ऊपर काम किया जा रहा है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, और ये आपका कर्नाटक में बहती है ना। चलो, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओशियनिक्स सिटी का नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है दोस्तों? तो ये साउथ कोरिया में किया जाएगा, दक्षिण कोरिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू करी है दोस्तों? तो ये आपका G7 ने शुरू करी है। G7 कंट्रीज के आपको नाम पता होंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए, ये एक्चुअली इनका टारगेट है। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है दोस्तों? लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे रहने योग्य होता ना, तो ये वियना है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे आता है, फिर उसके बाद आपका कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन, फिर आपका स्विट्जरलैंड का है ज्यूरिख। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इंडियन वुमेन गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक सीट्स में एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करी गई है? तो ये दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी करी गई है, और नीति आयोग के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ। चलिए, ये एक्चुअली क्या था कि जो भी गिग वर्कर्स थे, जिसमें कि जितना भी वर्कफोर्स था वो अभी के समय में 1.5% है, लेकिन इसी को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि लगभग आपका 200% तक बढ़ेगा, तो 4.1% हो जाएगा दोस्तों पूरा टोटल इंडिया का। चलिए, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। मंगोलिया जो कि चाइना के, ये चाइना वाला पार्ट से ये वाला एरिया पूरा आपका मंगोलिया वाला हिस्सा है ना। चलो, किस देश ने एशियो देश के लिए सिलिडैरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों ये चीन ने रखा हुआ है, और एशियो के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों। चलो, किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करा गया है? तो ये RBI के द्वारा जारी किया गया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने की एकमात्र संस्था कौन सी है दोस्तों? तो वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च करा दोस्तों? ये सिंगापुर के 3 ग्रहों को लॉन्च करा है, उपग्रहों को, सॉरी। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा दोस्तों? तो ये 37वां स्थान रहा भारत का, है ना।
चलिए अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत है उस पर काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये दाब का बैरोमीटर, तापमान का बैरोमीटर, फिर तापमान का थर्मोमीटर भी होता है दोस्तों, और भूकंप का सिस्मोग्राफ, तो ये सभी के सभी सही हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ताप का पैरोमीटर और थर्मोमीटर थे, ये दोनों सही है दोस्तों। ये होता है जो कि टच में ना हो, किसी कोई दूर के ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो पैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर को भी करता है। और थर्मोमीटर जैसा कि हम लोग बुखार का, फीवर और समथिंग का करते तो हमें पता ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो हो जाएगा वो डी बी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेग की दिशा बदले, लेकिन इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है दोस्तों। फिर ये जैसा कि हमें पता है ये लिनियर मोशन भी होता है, अगर गाड़ी चल रही है तो वो भी तो एक मोशन ही है ना, घर्षण होता ही है। बल हमेशा वेग के परिणाम को नहीं बदलता है, जैसे कि आपका अभिकेंद्रीय बल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के तहत किया जाता है, यानी कि कंपन के आयाम पे। राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। साउंड एक्चुअली में वाइब्रेशन ही है, ये भी समझ लीजिएगा आप, कंपन ही है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है दोस्तों? तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी बिजली हैवी लाइटिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है? जब लाइटिंग होती है, भारी बिजली गिरती है, तो उस समय क्या करना चाहिए हमें? तो घर के अंदर धातु के जो दरवाजे होते हैं या खिड़कियाँ होती है उससे तो दूर ही रहना चाहिए, है ना। ये सारे एडवाइस के तौर पे होंगे, ये सारे आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है भाई? क्योंकि वो लाल रंग को ही परिवर्तित करती है ना, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेती है, इसीलिए वो लाल कलर दिखाई देती है। सॉरी, ऑब्जर्व नहीं करती हैं, वो लाल कलर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो हाँ परिवर्तित कर देती है कलर को। अब ये जो भी आपका वाइट कलर होता है, वाइट कलर आपको तो पता ही है वो सारे कलर का मिक्सर होता है, वो सभी को क्या करता है, लेता है और फिर छोड़ देता है। लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक कलर हो तो सबको ऑब्जर्व करता है, इसी वजह से ब्लैक कलर बोला जाता है ना, सबको ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से कि गर्मी में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनी है, वाइट कपड़ा पहनी है, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो गर्मी का वो ज़्यादा वो ही नहीं रहेगा ना। और जो लाइट आती है, जो सूरज से प्रकाश आता है, वो तो बहुत सारे कलर का मिक्सचर ही होता है, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, 7 कलर्स विबग्योर समथिंग। हाँ चलो, तो लाल कलर को ही वो परिवर्तित करता है, इसी वजह से क्या होता है, लाल दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आपका है प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, एम के एस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? तो एम के एस है ना, एम के एस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो होती है जूल, याद रखना। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बल गुने विस्थापन का गुणनफल ही तो होता है ना। तो इसकी इकाई जो हो जाएगी, बल का न्यूटन हो गया और विस्थापन मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर क्या जूल ही तो होता है सेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम इजी है, याद रखना है। इसके अलावा आप ये वाला देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रतिरोध की दो तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े गए हैं, तो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समानांतर क्रम, यहाँ पे आपको देखना होगा कि समानांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। तो समानांतर क्रम में अगर जुड़े रहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/r इक्वलेंट होता है ना, 1/r इक्वलेंट ऐसा हम लोग लिखते हैं, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश जितना रहेगा, है ना। तो ऐसे करके अब इसको आप अगर निकालोगे, आर इक्विवेलेंट ओनली निकालोगे, इसको अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और नीचे ऐड रहेगा, मतलब ये बन गया आपका सीधा सीधा R1 इंटू R2,
फिर आपका बनेगा R1 प्लस R2, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे डी में देखिए माइनस है, इसी वजह से ये नहीं होगा, है ना। चलिए ये सब 9th 10th में हमने पढ़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। तो रेडियो तरंगे जो होती है वो सबसे ज़्यादा उसमें तरंग दैर्ध्य होती है ना, वेवलेंथ होती है, हाई वेवलेंथ की। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गामा किरणें होती है, फिर आपका गामा किरणें ऐसे होती है ना, कैसे इसको कैसे शो करता है गामा किरणें, है ना। फिर आपका एक्सरे आता है, फिर पराबैंगनी किरणें आती है ना, पराबैंगनी किरणें आती है, फिर अवरक्त किरणें आती है, फिर रेडियो तरंग आता है। रेडियो तरंग सबसे हाई जाता है वेवलेंथ, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंग। चलो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखना। क्यों भाई, तो किन में, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, धातु और उपधातु दोनों के गुण इसमें दिखाई पड़ते हैं। और मैं इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं तो 14 होता है, और इसका प्रतीक SI हम लोग लिखते हैं ना, SI सिलिकॉन। आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सबसे बड़ा डिमांडेबल यही है सिलिकॉन, आपको पता ही होगा। जो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप जो बनता है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्नलाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, ये पोटेशियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कि कहाँ होता है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग, तो ये जो एक मिश्रण से दूसरे पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का। एक सॉल्यूशन से दूसरे पदार्थों को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। ये तो आपका 6 क्लास का ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलो मणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं एक्चुअली में, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो कि क्रिस्टलीय रूप होता है इसका। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। अब देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, जर्मन सिल्वर। यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें चांदी का जो होता है ना, सिल्वर का जो परसेंटेज होता है ना, वो 0% होता है, याद रखना, है ना। अब ये देखो बना किस चीज से होता है, याद रखो, तांबा इसमें होता है, कॉपर 50%, है ना। फिर जस्ता होता है 35%, निकेल होता है 15%। इसमें चांदी कहीं से भी नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है ना। चलो हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर कितना होता है दोस्तों, तो एक कैरेट बराबर होता है कितना, 0.2 ग्राम, मतलब 200 मिलीग्राम हो गया ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, है ना, Na2CO3 होता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, रासायनिक युद्ध में किया जाता है इसका उपयोग, जो केमिकल वार होता है ना उसमें किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, यहाँ पे आप देख लो, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है, बाकी TNG TNT पोटेशियम क्लोराइड ये तभी विस्फोटक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है दोस्तों, तो ये नीलहरित शैवाल है ना, अलगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक जैसा ही बनाए रखते हैं, वार्म, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आलू एक क्या है दोस्तों, तो आलू एक कंद है ना। आलू क्योंकि ये जो भूमिगत रूपांतरण तना होता है ना इसके, तो उसे हम लोग कंद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आलू एक कंद है, याद रखना। पपीते में पीले का रंग, जो पपीता का रंग पीला होता है उसका कारण क्या है, तो
इसका पीले रंग का जो कारण होता है वो कैरिका जैंथिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरिका जैंथिन होता है। चलो, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी ऑर्थोप्लास्टी क्या है एक्चुअली में? तो कूल्हे के जोड़े का जो प्रतिस्थापन होता है ना, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होती है, उसे किया जाता है एक्चुअली में, ये प्रतिस्थापन किया जाता है, तो वही होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो ये छोटी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से तो ये बाहर निकलती है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है दोस्तों? तो यहाँ पे विटामिन के, B12 ये सभी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है दोस्तों? तो ये जस्ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है लीवर, यकृत। हेपेटाइटिस होता है तो। निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है दोस्तों? तो ये एडवर्ड जेनर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो क्या होता है एक्चुअली में? तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से ये होता है डाउन सिंड्रोम। जो मनुष्य के 21वां जोड़ा होता है उसी के गुणसूत्र में एक अणु जो दूसरा गुणसूत्र होता है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 47 होने के कारण ये ऐसा होता है, और इसे मंगोली जड़ता मतलब मैंगोलोइड आइडियोसी भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैथ के प्रश्न हैं जिसके हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड रहेंगे साथ ही साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला करा है? तो वो है दोस्तों उड़ीसा, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो गोवा में किया गया है, पणजी जिसके कैपिटल है। भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? तो ये DM कलियानन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो अशोक लवासा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो वो बिहार ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बिहार के दृष्टिकोण से, BPSC के लिए भी याद रखिएगा इसको। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये अनुसूचित जाति के जो मेधावी छात्र हैं, स्कॉलर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण जो आवासीय शिक्षा प्रदान करना ही इसका प्रोस्पेक्टिव है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस IIT संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आपका IIT मद्रास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। हाल ही में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो ये लद्दाख में आयोजित करी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन करा? तो ये अहमदाबाद में करा है। स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन करा इन्होंने।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो द चैलेंज, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 31वां व्यास सम्मेलन सम्मान 2021 में सम्मानित करा गया है? किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित करा गया है दोस्तों? तो ये असगर वजाहत है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य की फिल्म वाटर वॉरियर ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश ने आयोजित करा जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 21 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये भारत है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित करी है? तो वो दिल्ली है दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? यहाँ देख सकते हैं आप, NH सभी के दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है NH8 जो है वो दिल्ली और मुंबई को है। बाकी यहाँ पे जो भी है आप यहाँ देख सकते हो NH4 लिखा गया है जो कि ठाणे से चेन्नई तक जाता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शंस में गलत लिखे गए हैं, ठाणे से चेन्नई जाता है। फिर यहाँ पे NH6 लिखा गया है दोस्तों, जो कि हजीरा से कोलकाता तक जाता है, जो कि यहाँ पे दिल्ली से कोलकाता लिखा गया है। फिर आपका NH8 है जो कि दिल्ली से मुंबई जाता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं NH44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये आगरा से कन्याकुमारी लिखा गया है जो कि गलत है दोस्तों, है ना। चलिए, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं एक दो और भी बता देता हूँ। NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर तक का कनेक्शन है। NH2 जो है दोस्तों वो दिल्ली से कोलकाता तक का है। और NH3 जो है वो आगरा से मुंबई तक का है ना, याद रखना। चलो, यहाँ पे आपको मिलान करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं खेत्री जो है वो किसके लिए संबंधित है दोस्तों? तो खेत्री यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तांबा से संबंधित है, राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखने जाना, फिर 2 नंबर जब 1 का 4 होगा तो फिर यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी और सी जो है ये दोनों बनते हैं, मतलब बी का भी 3 नंबर हो जाएगा, है ना। ये हो गया 1 का, बी का हो गया 2 नंबर। यूरेनियम जादूगोड़ा से है प्राप्त होता है। और फिर आपका आएगा तलचर और कुद्रेमुख। तो ये दोनों आपका डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो ये जो कुद्रेमुख है वहाँ पे लॉयस्क प्राप्त होता है दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा 1, मतलब कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा मिजोरम वाले पार्ट में होती है और सबसे कम वर्षा जो है दोस्तों वो राजस्थान वाले एरिया में होती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, ई बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा का जो वो है नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे वर्षा लगभग 9 से 20 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है ईयरली। इसी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो कहाँ पे नहीं पाई जाती है दोस्तों? यहाँ आप देख सकते हो क्या बोला है, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ई हो जाएगा जहाँ पे नहीं पाई जाती, क्योंकि वो जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ये आपका भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि इसमें कहीं भी नहीं है। और फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैलिफोर्निया के जो तट वाला एरिया है, फिर पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका, और फिर आपका मध्य चिली का जो प्रकार है वो सभी के सभी मौसमी परिस्थितियों में मिलते हैं। और इस इलाकों में थोड़ी थोड़ी ठंडी तो होती है और ऋतु और
मध्यम जो गर्मी वाले जो होते हैं, तो वो सारे के सारे लगभग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो लगभग इनबैलेंस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जी रहेगा। अराल सागर निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है दोस्तों? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है अराल सागर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, भारत का प्रीतम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये दोस्तों जो है वो अल्फीशोल से आच्छादित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये बोलीविया है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोलीविया है। चलो, कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। चलो, डोल्ड्रम क्या होता है दोस्तों? तो ये भूमध्य रेखीय निम्न जो दाब पेटी होती है, निम्न दाब पेटी, वो होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शंस बी है, गिरनार पहाड़िया जो है वो पूर्वी भारत को, है ना। तो ये एक्चुअली में आपका गुजरात के जो जूनागढ़ वाला एरिया होता है वहाँ पे पड़ता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलो, तो यहाँ पे पूर्वी भारत लिखा, बाकी सभी सही है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करनी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा उत्तर से दक्षिण को, मतलब ऊपर से नीचे के तरफ, है ना। तो सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। अब यहाँ पे देख सकते हो, झेलम, चिनाब 1 4, फिर रावी मतलब 3, 1 4 3 किसमें है दोस्तों? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीरीज बहुत ही ईजी है। पापीकोड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों? तो ये 17.7% रही। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस नहीं करनी है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यही देखने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दुलहस्ती परियोजना जो है वो झेलम नदी पे कह रहा है ना। तो ये जो दुलहस्ती परियोजना है दोस्तों, ये चेनाब नदी की जो सहायक नदी है, चंद्रा नदी, उसी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। बाकी सारे के सारे सही है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी में ये किया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 1857 का जब क्रांति हुआ, उसके बाद से जो गवर्नर के पद थे वो समाप्त कर दिया गया, वायसराय लाया गया, और वायसराय का जो ऊपर एक होता है सचिव का पद लाया गया, है ना। चलिए, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो वो थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको ये दर्जा मिला था ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सती प्रथा का अंत करने में इन्हीं का हाथ है, मीडियम इंग्लिश करने का भी इन्हीं का हाथ है ना। चलो, फिर यहाँ देख सकते हो जो कांग्रेस का अधिवेशन है और जो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि हमें देखने हैं और बताने हैं। फैजपुर जो है दोस्तों, ये सबसे पहला मतलब गांव में अधिवेशन हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो इसका सेम सही है एज इट इज़। 1 नंबर में ये और ये आ रहा है। फिर देख लेते हैं लाहौर में क्या हुआ था दोस्तों। एक्चुअली लाहौर में जब 1920 का जो सेशन था, उसमें क्या हुआ था, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, है ना।
तो एक का 3 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन में ये वाला आ रहा है पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कराची में हुआ था 1931 की बात है। तो उस समय आपके जो फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उस समय क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी, है ना। चलिए, फिर उसके बाद दिल्ली वाला जो सेशन हुआ था, उसमें दिल्ली वाला सेशन को अगर रिलेटेड बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता करा गया था, जो कि आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो उसके बाद ये लंबे समय तक भी रहे और सबसे युवा भी ये बने थे, 1923 में बने थे सबसे पहले ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में क्या गलत है। सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये कह रहा है, जबकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ना कि भारतीय, मतलब पहली महिला अध्यक्ष ना हो गई, यहाँ प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहता तो इसको सही माना जाता ना, वो कि एनी बेसेंट थी पहली, 1917 में वो बनी थी दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। चलिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किसने करा था, सॉरी किस वर्ष हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था दोस्तों, कोलकाता में, जिसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, थे। और यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी यह संस्था एक्चुअली में जमींदारों के हितों का संरक्षण करता था। ये 1838 में इसकी स्थापना करी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कितनी पहले हुई थी, कांग्रेस से भी पहले। चलिए, बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना करी थी। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, और इसको लेकर बीपीएससी ने कई बार मतलब संदिग्ध जवाब भी दिए हैं, है ना। 32 को ना मानकर उसने कभी मतलब एक इधर उधर भी कर दिया ना। चलिए, कोई इशू नहीं, वो सब देख लेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा डच। अभी देखते हो ना, पटना यूनिवर्सिटी सेम वही है। निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। सभी के सभी ठीक है। नेक्स्ट है, अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है दोस्तों, तो के दत्ता है। निम्नलिखित में से कौन एफ जी स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था, ये रामचंद्र शुक्ला थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष करी गई थी, 1847 में करी गई थी। आईआईटी रुड़की जानते हो ना। हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, 1882 में, है ना। और इसका उद्देश्य था चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र जो थी 1854 के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करना ही इसका उद्देश्य था। चलो नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेजी अधिकारी से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्टन ली ग्रैंट से हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, ये 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी, तो ये 1908 में सिएटल में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने करी थी। तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने, तो इसका राइट आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। लाला लाजपत राव ने कही थी ये बात, क्योंकि उस समय ये वायसराय थे।
आजाद फौज की अस्थाई सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथों में था? लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था दोस्तों? ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। घटनाएं हैं उसका कालानुक्रम अनुसार बतानी है हमें। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1905 में, है ना। फिर आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, और खुदीराम बोस को फांसी करी गई थी 1908 में, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो जो पीसी रे थे वो कम्युनिस्ट नेता नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ये जो मद्रास अधिवेशन था 1908 वाला, जो कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, उसी जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने करी थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो संविधान का निर्माण किया गया था ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे दोस्तों? मजहरूल हक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे भील आंदोलन, फिर आपका जो रामोशी विद्रोह, ये सभी तो उधर ही हुआ था ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित किया। किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था उसके बाद? तो दरिया खान नुहानी को किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दरिया खान नुहानी। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये 1666 में हुआ था। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि बीपीएससी का जब आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसमें जो ये सिख से रिलेटेड प्रश्न है वो लगभग ना के मात्र पूछे जाते हैं। तो आप इस वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो पढ़ने से, है ना, क्योंकि अभी रिवीजन वाला टाइम है। तो यहाँ पे वही चीज़ रिवीजन करोगे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, चांसेस होते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें आप केयर करके हुए कर सकते हो, है ना। चलो, निम्न में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं? तो राणा कुंभ थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग के स्थान पर बिदर स्थानांतरित करी थी? तो वो थे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करा था? तो वो थे दोस्तों इबादत खाने में एकाबीबा और आपका मोसेरात, ये दोनों थे ईसाई धर्म के प्रतिनिधित्व करता, एकाबीबा और मोसेरात। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सुल्तनत युग का अकबर कहा था? तो ये एल्फिंस्टन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना करी थी दोस्तों? तो थे जेबू निर्सा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था दोस्तों? तो अशोक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी दोस्तों? तो वो चंदना थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मेलित में कौन सही सुमेलित नहीं है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे संघोल जो है वो पंजाब के क्षेत्र में हो, रानीगढ़ हरियाणा, हुलूस पश्चिम उत्तर प्रदेश, प्रभास पाटन जो गुजरात में हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सभी के सभी सही है। पंचवीस ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों? ये समवेद का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया था? तो ये डीडी कौशाम्बी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ते टॉलमी ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ देखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी में चोल वंश जो है वो दंती दुर्ग लिखा हुआ है ना। तो चोल वंश का स्थापना विजय विजयालय ने करी थी, और जबकि जो दंती दुर्ग है उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। बाकी सभी के सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य में उभरा था। तो इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इसने क्या कारण थे, इसके कारण क्या थे एक्चुअली में? तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके मल्टीपल्स रीजन थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सभी के सभी मुझे लगते हैं क्योंकि कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें भी थी, फिर आपका गंगा और उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन भी रहा, फिर जंगल क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता भी रही। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। हाथी से ये लोग बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम करवा लेते थे, भारी भरकम चीज़ों को इधर से उधर, और भी बहुत सारी चीज़ें ना, इधर से उधर लिफ्टिंग वाला भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित करा था? तो ये अशोधर्मन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है क्या? तो ये स्टैगफ्लेशन की ओर इशारा करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन, है ना। चलो, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करा है? तो ये सीपीआई के आधार पर किया है सनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर कर दर और कर राजस्व के बीच के संदर्भ को दर्शाता है दोस्तों? तो ये लॉफर कर जो है वो दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ये कर्नाटक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 21-22। उसके बाद आपके मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना आता है ना। चलो, 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो वो तमिलनाडु था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 में कृषि और समृद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो ये 3.9% यानी कि 3.9% रहा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो ये 18.8% रहा। राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है दोस्तों? तो शेखपुरा है, वनावरण का क्षेत्रफल सबसे कम है, 1.19 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है यहाँ पे। तो कैमूर हो जाएगा, फिर जमुई, नवादा, मुंगेर, ऐसा समथिंग है ना। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा तो कैमूर में ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग प्याज के उत्पादन में राज्य में
वर्ष 2021 में कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा? तो वो है नालंदा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, नालंदा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 30 ऐसा इनको हक देता है ना, अधिकार देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 30। चलो अगला प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ते बेरुबारी 1960 में जो होता ना उच्च न्यायालय बेरुबारी यूनियन, बाद में ऐसा मत व्यक्त करा था ना, जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो निम्न में से कौन मार्लो मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, विधान परिषद के आधार में वृद्धि दिस दैट, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है कौन सी अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची है, उसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके बीच राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियां है उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। जो छठी यहाँ पे है उसमें क्या है दोस्तों, तो जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उसका उल्लेख है। और यहाँ पे 8वीं अनुसूची लिखी गई है, इसमें क्या है, तो भारत की जो मान्यता प्राप्त 22 राज्य भाषाएं हैं उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ऐसे पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। चलो इनमें से कोई नहीं। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो जो समानता का अधिकार है दोस्तों, यही है समानता का अधिकार, अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है दोस्तों। ये आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित किया गया है और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख भी किया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत, अनटचेबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रिवेंटिव इंटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है क्या? कितने टाइम तक? तो 3 महीने तक रखा जा सकता है। ये आर्टिकल 22 में उपबंध है, आर्टिकल 22 में ना। चलिए इसके भी कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 3 महीने तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 6 माह में एक बार करवाने का कम से कम होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जितनी बार हो। संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और फिर आपके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब पीछे के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साधारण विधेयक पे और आपका प्राइवेट मेंबर विधेयक पे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आपका मंत्रिमंडल सचिव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
एकदम रिवर्स है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, वो संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी अपने पद की शपथ लेते हैं ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपनी पद की शपथ नहीं लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये 84 और 47 है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से रखें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बिल्कुल भी ना घबराएं और जैसे तैयारी कर रहे हैं एकदम मज़े से करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।